दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं करवाऊंगा अपना जो चैप्टर 16 का लास्ट पार्ट है, ये सेक्शन 375 से 377 जो बलात्कार के बारे में है, महिलाओं से संबंधित अपराध है ये, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम सेक्शन 375 को। तो सेक्शन 375 में क्या दिया गया है? बलात्कार, रेप, बलात्संग, इसकी क्या है परिभाषा दी गई है। ये बताया गया है कि बलात्कार क्या है, तो इसे समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके परिभाषा में काफी सारा परिवर्तन कर दिया गया है, काफी विस्तृत हो गई है ये परिभाषा। तो सबसे पहले समझते हैं परिभाषा को। परिभाषा क्या कहती है कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा, ये चार चीजें दी गई है कि इनके अंदर ये जो चार पार्ट बताए हैं, ये कोई भी काम अगर इनके अंदर करता है, मतलब अपना लिंग उसके अंदर खुद ऐसे प्रवेश करवाता है या फिर उस स्त्री के द्वारा प्रवेश करवाता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि पूर्णतः प्रवेश ही हो, मामूली प्रवेश ही पर्याप्त है। दूसरी इसमें कंडीशन ये बताई गई कि कोई वस्तु या फिर कोई शरीर का भाग उसमें प्रवेश खुद करे या करवाए, या फिर कोई उसका शरीर का हाथ वगैरह मरोड़ के भी उसके इनके अंदर अगर प्रवेश करवाता है। तीसरा बताया है साधन करता है या फिर करवाता है खुद। चौथा बता दिया है कि या अपना मुंह है उसके ऊपर, इन चारों जो चीजें ऊपर बताई गई है इनके ऊपर अपना मुंह लगाता है या उससे खुद से और से लगवाता है। अगर ये चारों जो काम है वो काम इन चीजों का, ये जो नीचे जो 7 पार्ट बताए हैं, इनका उल्लंघन करते हुए अगर किया गया तो माना जाएगा कि वो रेप हुआ है। तो अब ये 7 पार्ट हैं कि क्या क्या इन चीजों का अगर उल्लंघन किया गया तब ही रेप माना गया। पहला क्या है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, मतलब ये जो काम ऊपर वाले जो किए जा रहे हैं अगर स्त्री की इच्छा से हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ये रेप के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कुछ काम अगर किया गया है तो वो रेप के अंतर्गत जाएगा। दूसरा है उसकी सहमति के विरुद्ध। अब हम इसे देखते हैं कि एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं इच्छा, दूसरी है सहमति। तो क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि दोनों चीज वैसे कॉमन ही है कि ऐसे ही सहमति और इच्छा में कहाँ अंतर है, लेकिन इसके अंदर अंतर है। एक्चुअली में क्या है कि सहमति है वो पोल्यूटेड हो सकती है। पोल्यूटेड आई मीन मतलब जो सेक्शन 90 जो कहती है कि सहमति है किस समय अगर प्रकार अगर दी हुई सहमति मान्य नहीं है, जैसे भय, भ्रम, किसी प्रकार की सहमति है वो हो सकता है किसी भ्रम के अंदर या फिर तथ्य की भूल के अंदर सहमति दी जा सकती है, लेकिन इच्छा में ऐसा नहीं होता है। तो ये सहमति के विरुद्ध अगर ऐसा किया गया। तीसरा क्या है, सहमति से, लेकिन वह मतलब उस स्त्री ने क्या है सहमति दे रखी है, लेकिन सहमति कब दे रखी है कि उस स्त्री को मृत्यु और शक चोट का भय दिखाकर उससे सहमति ली गई है, तो वो सहमति के अंदर नहीं आएगा। उसके दौरान उसके बाद अगर ऐसा कुछ किया गया तो वो रेप के अंदर ही जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो काम उसकी सहमति से हुआ था। चौथा ये बता दिया गया कि धोखे से सहमति, मतलब धोखे से सहमति ऐसे ले रही है कि जो पुरुष है वो ये जानता है कि वो उस स्त्री का पति नहीं है, लेकिन वो जो स्त्री है उसको ऐसे विश्वास दिलवाता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, और वो जो सहमति है वो ये मान के दे रही है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन उसका पति है, उसकी वजह से वो सहमति दे रही है। हालांकि ऐसा इस समय तो नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन आज से कई साल पहले ऐसा होता था कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनकी शादी होने के बाद ही उनकी मुलाकात फर्स्ट नाइट पे ही होती थी। तो उस समय क्या है कई बार धोखा हो जाता था, जैसे कि दो फ्रेंड हैं, किसी उनमें से कोई फ्रेंड ही ऐसा कर जाए उसको, तो क्या है अच्छे से पिला विला के उसको कहीं लौटा दिया और वो उसकी जगह पे चला गया, और उसे औरत को तो घूंघट में होती थी, कुछ पता ऐसे बारे में होता ही नहीं थी, जो पूछ गया और उसे बोल दिया तो वो वहां विश्वास कर लेती थी। तो ये क्या है उस धोखे से अगर उसने जो अगर ये काम किया है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो रेप के अंदर आएगा। पांचवा बताया गया कि सहमति से जो मत्तता या विकृतचित्ता के कारण, मतलब औरत ने सहमति दी है लेकिन वो या तो नशे में इस हालात में है, और या फिर शरीर जो दिमाग है वो विकृतचित है, उस दशा में है कि वो कि किस चीज की सहमति दे रही है, मतलब कार्य का परिणाम क्या है, इस चीज को समझने में, प्रकृति, कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, और उस समय अगर वो सहमति देती है तो वो सहमति में काउंट नहीं की जाएगी। अब छठा बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का अगर स्त्री के साथ ऐसा कोई काम करेगा, चाहे उसकी सहमति हो चाहे सहमति ना हो, इसका कोई मायना नहीं है, उसके साथ ऐसा किया गया तो वो रेप के अंतर्गत ही आएगा। अगला है 7वां, जब स्त्री सम्मति से सूचित करने में, मतलब स्त्री इस हालात में है कि उसकी सहमति है या नहीं है, वो सूचित करने में, मतलब आगे कोऑर्डिनेशन करने में भी समर्थ नहीं है, उसके साथ अगर कोई ये काम जो ऊपर वाले जो बताए गए ये किया गया तो वो रेप के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हुई दोस्तों अपनी रेप की परिभाषा। अब इसके अंदर 2-3 क्राइटेरिया और लगाए गए हैं कि क्या क्या कंडीशन रेप के अंदर रेप नहीं मानी जाएगी। पहला तो ये बताया गया कि जैसे कि कई बार चिकित्सा प्रवृत्ति में,
मतलब जो चिकित्सीय कार्य हो रहा है उसके अंदर भी ये वाले काम जो ऊपर बताए गए ऐसा होता है, लेकिन वो क्या है रेप के अंतर्गत नहीं आया, क्योंकि वो जरूरी था तो वो रेप में नहीं आएगा। दूसरा इसमें बताया गया है कि हालांकि हालांकि वो अब तो नहीं रहेगा, वो इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन पहले ये था कि जो स्त्री जिसकी एज हस्बैंड वाइफ है, पति अपनी पत्नी के साथ जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, उसकी सम्मति से अगर कुछ करता है, संभोग करता है, तो वो रेप के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वो भी अब इस समय वो हटा दिया गया है। एक कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई गई थी, इंडिपेंडेंट थॉट मतलब स्वतंत्र सोच कोई यूनियन थी, उसने ऐसा सोच लगाया, बताया कोर्ट के सामने ऐसा रखा कि जी एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम आयु की स्त्री के साथ उसका पति अगर ये सेक्स करता है तो वो रेप नहीं है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही कहती है कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ मैच नहीं खा रही है। तो इस बात पे कोर्ट ने उसे इसको कट कर दिया, तो अब 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री हस्बैंड वाइफ में मान लिया गया है। और एक चीज़ और है इसके अंदर कि कई बार ऐसा मानते हैं कि स्त्री का रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका भी, जैसे कि रेप के अंदर ऐसे बोलते हैं कि इसकी तरफ से तो कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं आया था, तो रिएक्शन देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर स्त्री ने रिएक्शन नहीं भी दिया फिर भी उसके बाद भी अगर ऐसा काम अगर पूरा किया गया है तो वो रेप के अंतर्गत ही आएगा। तो ये तो हुई दोस्तों अपनी सेक्शन 375 परिभाषा। अब देखते हैं इसके दंड के बारे में कि इसमें अब जो रेप की जो दंड है उसके बारे में बात करने से पहले क्या है कि कुछ रेप की जो घटना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा घटित होने की वजह से कि काफ़ी सारे कई जो रेप केस ऐसे आए उनके बाद काफ़ी कानून में परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई, तो कई सारे परिवर्तन कर दिए। जो पुराने में जो सज़ा है उन सज़ाओं के अंदर बहुत सारा परिवर्तन कर दिया है। तो उससे पहले जानते हैं कि एक दो केस ऐसे हुए उनके अंदर सज़ा के अंदर क्या क्या परिवर्तन कर दिया गया है, तो इन केसों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले केस आया मथुरा बाई रेप केस 1983 के अंदर आया। जो इस रेप केस, ये जो रेप था वो था अभिरक्षा में रेप से संबंधित मैटर था। ये जो इसमें क्या है कि ये जो मथुरा बाई थी वो कोई एक सेक्स वर्कर थी, और उसका जो क्या है कि हालांकि संभोग की पुष्टि जो ये जब कस्टडी में थी उस समय उसके साथ संभोग की पुष्टि हो गई थी, तो और लेकिन उसके जो शरीर के अंदर है और किसी भी प्रकार के कोई निशान वगैरह ऐसा कुछ चोट वगैरह के निशान ऐसे कुछ भी नहीं पाए गए थे। तो उसमें क्या है कोर्ट ने ये माना था कि इसने तो अपनी सम्मति के साथ अगर सेक्स किया है तो सम्मति से किया है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो उसके बाद इससे क्या है कि काफ़ी ये चर्चा में रहा कि अभिरक्षा में ऐसा होना गलत है। तब उसके बाद कुछ परिवर्तन किया गया, तो इस केस के बाद में जो 2-3 एक अमेंडमेंट किए गए कानून में। पहला तो अमेंडमेंट ये क्या किया गया कि जो सबूत का जो भार है, मतलब औरत ने ये बोल दिया कि जी मेरे साथ रेप हुआ है, बस उसने इतना बोल दिया वो ठीक है। उसके बाद अब जिसके खिलाफ उसने बोला है कि इसने मेरे साथ रेप किया है, तो अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि इसके साथ रेप नहीं बल्कि उसने सम्मति से, मतलब उसकी सहमति से ऐसा किया था। तो वो सबूत का भार क्या है, एविडेंस एक्ट के तहत उसको मतलब जो दोषी पार्टी है उसके ऊपर डाल दिया गया। दूसरा इसके अंदर क्या कर दिया गया, अभिरक्षा में अगर रेप होगा तो उसकी जो सजा है वो बढ़ाई गई। वो जो सेक्शन 376 का जो पार्ट दूसरा है उसके अंदर जो काफी लिस्ट कर दी ए से लेकर अंत तक है, वो अभिरक्षा में रेप से संबंधित वो काफी ऐड कर दी गई इसमें। तीसरा इसमें क्या कर दिया गया, जो पहचान शो करने वाला मैटर था। पहले क्या है कि जो जिसके साथ हो गया रैप उसी के नाम से बोल देते थे, तो वो क्या है इसे कर दिया गया कि पहचान शो नहीं होनी चाहिए, भी किसका रेप हुआ उसका नाम शो नहीं करेंगे। इसकी जो अमेंडमेंट किया सेक्शन 228 AIPC में अंदर अमेंडमेंट किया गया कि जिसका जो रेप हुआ उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सारी जो इज्जत है वो ज़्यादातर सेक्स में ही छुपी हुई है। तो इसमें क्या है कि इससे क्या है कि थू थू हो जाती है समाज में, तो वो रोकने के लिए ये क्या कर दिया कि पहचान छुपा दी गई। अब ये तो रहा ये केस। अब अगला केस आया निर्भया रेप केस। निर्भया रेप केस के बारे में तो सब कुछ नहीं सुना है, बहुत ज़्यादा इसने पूरे इंडिया को हिला दिया गया था कि ये रेप बहुत ही ब्रूटल, काफ़ी गंदी तरीके से ये रेप किया गया था। तो इसके बाद भी काफ़ी सारे परिवर्तन किए। इसका असर क्या हुआ कि ये कि निर्भया जो है एंटी रेप रेप एक्ट आया, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ, और एक जस्टिस इसमें थे वर्मा, जस्टिस वर्मा ने एक कमेटी, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। तो उस कमेटी ने कई सिफारिशें दी इस रेप के बाद कि ये किया जाए, कानून में ऐसा परिवर्तन किया जाए तो रेप ना हो। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने सबसे पहली सिफारिश ये की कि जो सज़ा है वो बढ़ा दी जाए। तो सज़ा, हालांकि इन्होंने मृत्युदंड का प्रावधान नहीं किया था, लेकिन फिर भी अब सज़ा अब जो है रेप के अंदर मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरा कंडीशन इन्होंने जो सिफारिश वो की कि क्या है कि रेप की जो FIR कराना बड़ा मुश्किल काम था काफ़ी एक समय पहले।
FIR दर्ज नहीं हो पाती थी, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया कि रेप की जो FIR है वो तुरंत दर्ज की जाए। दूसरा इसमें ये परिवर्तन। तीसरा ये आया जो नाबालिग की जो एज थी, उसके अंदर एक नाबालिग भी था निर्भया वाले में, तो उसमें क्या है, नाबालिग की एज जो 18 वर्ष जो थी उससे क्या कर दिया, घटा के कुछ शर्तों के साथ 16 वर्ष कर दिया गया। और चौथा इसमें परिवर्तन, इनकी जो सिफारिश ये करी थी कि बिल ऑफ राइट्स, हालांकि इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये किया इन्होंने, जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक सिफारिश की कि कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, ऐसा एक बिल लेके आए कि जिससे जो महिलाएं अपनी मर्जी से ऐसा करती है, सेक्स करना पसंद करती है, तो उन्हें भी समाज में इज्जत मिले और वो इज्जत के साथ ऐसा काम कर सके। ऐसा कुछ बिल लाया जाए, जो कि काफ़ी समय की डिमांड देखते हुए तो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। बाकी ये सारे काम कर दिए गए, क्योंकि सज़ा बढ़ाना बड़ा आसान लगता है। अब लेते हैं हम अगले सेक्शन। इसके बाद ये एक रेप हो रहा था, कथुआ रेप केस 2018 में आया था। ये क्या था, माइनर से संबंधित था, इसमें माइनर का रेप हुआ था। तो इसके बाद में इस रेप केस का असर ये पड़ा कि इतने सारे परिवर्तन कानून में फिर कर दिए गए। इसमें क्या है, पहला परिवर्तन क्या कर दिया गया, इसमें जो मिनिमम सजा जो अपने रेप के लिए निर्धारित 7 साल थी, वो बढ़ा के 10 साल कर दी गई। ये जरूर नहीं, ये माइनर के लिए नहीं, ये सभी के लिए कर दी गई थी। रेप की सजा मिनिमम अब 10 साल हो गई। दूसरा इसमें क्या कर दिया गया, रेप की जो सेक्शन 376 जो डी थी, गैंग रेप थी, उसके अंदर 2 सेक्शन और जोड़ दी गई। सेक्शन 376 डी ए और डी बी। 376 डी ए कहती है कि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर कोई गैंग रेप करेगा तो, और वो 12 वर्ष से कम, 376 डी भी 12 वर्ष से कम स्त्री के साथ गैंग रेप की जो धारा है वो जोड़ दी। इसके अंदर सजा का प्रावधान बहुत बढ़ा दिया, मृत्युदंड तक का कर दिया। तीसरा इसमें मुख्य परिवर्तन किया गया कि CRPC के अंदर परिवर्तन किया गया। इसमें कहा गया कि जो तफ्तीश है, जो रेप से संबंधित जो भी मामले आए, इनको जल्दी से निपटाया जाए। तफ्तीश 2 महीने के अंदर पूरी हो जाए, ट्रायल भी 2 महीने के अंदर पूरा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और जो अपील डिस्पोज का काम है वो भी 6 महीने के अंदर संपन्न हो, जल्दी से जल्दी इसमें सज़ा मिले। क्योंकि अगर जो न्याय मिलने में देरी होती है वो भी न्याय मिलने के समान ही माना जाता है, तो न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा किया गया इसमें प्रावधान। एक और परिवर्तन इसमें किया गया कि जो 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ अगर रेप या गैंग रेप कोई करता है, जो एंटीसिपेटरी जो बेल होती थी, अग्रिम जमानत है, वो नहीं मिलेगी अगर 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ रेप या अगर गैंग रेप होगा तो। और एक और परिवर्तन, जैसे कि एक अपना पॉक्सो एक्ट भी आया था जो चिल्ड्रन के इससे संबंधित था, तो अगर IPC और अगर पॉक्सो में, दोनों में अगर वो मामला जा रहा है और उसमें अंदर सजा का प्रावधान जिसके अंदर भी ज़्यादा है, चाहे पॉक्सो में ज़्यादा है तो वो वाली सेक्शन एप्लीकेबल होगी, और IPC में ज़्यादा है तो IPC वाली सेक्शन एप्लीकेबल होगी। तो अब हम देखते हैं इसकी सजा के बारे में। हम सेक्शन 376 को लेते हैं। अब है सजा। सेक्शन 376 के 3 पार्ट बनाए गए हैं, 376(1), 302, 376(2) और 376(3). अब 376(2) के भी ये A से लेकर के N तक पार्ट बना दिए। तो इसको सबसे पहले 376(1) को देखते हैं। तो 376 में तो नॉर्मल यही बात है कि कोई भी व्यक्ति जो रेप करेगा, जो मिनिमम सजा हमने पहले पढ़ी थी, जो हमने देखा था रेप केस, उसके मामले में जो मिनिमम सजा अब 10 साल कर दी गई है। तो मिनिमम सजा 10 साल और आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। रेप की तो नॉर्मल होगी सजा। अब जो दूसरा है 376(2), इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर ये कंडीशन वाले जो व्यक्ति हैं, ये अगर ऐसे रेप करेंगे इन कंडीशनों में, तो वो 376(2) के तहत जाएगा, और इसमें मिनिमम सजा 10 साल है, और ताउम्र सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। ताउम्र का मतलब यह है कि बची हुई सजा, जो उसकी जितनी उम्र बची हुई है उसकी वो पूरी जेल में ही कटेगी और जुर्माने से। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसका 376 दूसरे का ए के अंतर्गत आएगा पुलिस ऑफिसर। मतलब जो कोई पुलिस ऑफिसर या तो अपने क्षेत्र के अंदर, अपने थाने के एरिया के अंदर, या फिर किसी दूसरे थाने के अंतर्गत, या फिर अपनी अभिरक्षा में या किसी अपने अधीनस्थ की अभिरक्षा में अगर रेप करेगा, तो 376(2) का ए लगेगा। इसमें सजा का, इसमें ए से अंत तक है, सभी में सजा का सेम प्रावधान यही रहेगा, ताउम्र सजा और 10 साल होगा। बी में क्या बताया गया है कि कोई भी लोक सेवक, जो कोई लोक सेवक है जो अपनी अभिरक्षा में, अपने या अपनी अधीनस्थ की अभिरक्षा में जो किसी स्त्री के साथ अगर रेप करेगा, तो 376(2) का बी पार्ट में जाएगा। और तीसरा अब सी में ये बताया गया कि सशस्त्र बल का कोई सदस्य जो अपनी तैनाती की एरिया में अगर किसी के साथ रेप करता है, तो वो 376(2) का सी में। अब डी में क्या कहता है, जेल स्टाफ या फिर कोई भी बंदी गृह का जो कर्मचारी गण है, जो उसमें जेल में या बंदी में गृह में जो रह रही है, उनके साथ अगर रेप करता है, तो वो डी के अंतर हो गया। अब है ई में क्या है कि किसी अस्पताल का प्रबंधक या उसका कर्मचारी अगर अपने वहां पे अगर रेप करेंगे, तो वो ई के अंदर चला जाएगा। अब ये जो ABCDE है, ये 5 तो अपने वैसे ध्यान कर याद रह जाएगी वैसे भी, कि पुलिस अधिकारी है पहले में, फिर लोक सेवक है तीसरे में, सशस्त्र बल वाले हैं
चौथे के अंदर जेल स्टाफ है, पांचवें के अंदर अस्पताल वाले हैं। अब जो आगे जो बच गए हैं वो उनके जो नाम के हिसाब से जैसे मैंने थोड़ा सेट किया है, याद हो जाएगा आसानी से। जैसे कि एफ आ गया, एफ से हमें याद रखना है कि एफ के अंदर क्या है, तो एफ को याद रख सकते हो फादर से या फ्रेंड से। मतलब क्या हुआ कि जो भी स्त्री के कोई रिश्तेदार है या फिर उसका फ्रेंड है, उसका कोई फादर है या फिर उसका कोई भी विश्वास पात्र जो उसकी सुरक्षा के लिए है, वो ही अगर रेप करता है तो वो एफ के अंदर जाएगा। तो एफ को फादर फ्रेंड इससे हम याद रख सकते हैं। एफ के बाद में आ गया जी, जी से गुंडागर्दी। गुंडागर्दी का मतलब ये हो गया कि कोई सामाजिक जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है या कोई पंथीय हिंसा के दौरान कोई व्यक्ति अगर रेप करते हैं तो वो जी के अंदर गया। वैसे गुंडागर्दी से हम याद रख सकते हैं, जैसे कि पीछे जो जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में, तो उस दौरान काफी सारे उस एरिए में रेप हुए, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। जी के बाद में आएगा एच। एच से हम वैसे याद रख सकते हैं हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि भारी स्त्री, मतलब जो स्त्री गर्भवती है उसके साथ अगर रेप करेगा तो एच से याद रख सकते हो तुम। आगे आ गया जे। जे से मतलब क्या है कि स्त्री ऐसी स्थिति में है कि वो कोई अपनी सहमति नहीं दे सकती, उसके साथ रेप करे। मतलब है जे से हमें जैसे कि कोमा में है या फिर बहुत ही ज्यादा बुखार है, जवर है, तो जे को हम जवर या फिर कोमा इससे हम याद रख सकते हैं। अगला आ गया के। के को हम वैसे तो कंट्रोल तो बनता है सी से, लेकिन हम के से कंट्रोल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मतलब कोई व्यक्ति जो उस स्त्री के ऊपर नियंत्रण है उसका, वो नियंत्रण के उसका फायदे का लेके अगर उसके साथ रेप करता है तो वो के अंतर्गत आ जाएगा। आगे आ गया एल। एल को हम याद रख सकते हैं लूली लंगड़ी, लूल जो भी जैसे मान के, मतलब कोई स्त्री जो कि शारीरिक या मानसिक अपंगता से पीड़ित है और उसके साथ कोई रेप करेगा तो वो एल के अंदर याद रख सकते हो। तो इसको एल से लूली लंगड़ी से तुम याद रख सकते हो। अब आ गया एम। एम से मतलब क्या है, मारना। वैसे मैंने बना रखा है एम से मारना, बाकी ये कहता क्या है एम के अंदर कि मतलब कोई व्यक्ति जो रेप के दौरान उस स्त्री को ऐसी चोट पहुंचा दे कि उसका जीवन खतरे में पड़ जाए, तो मतलब साथ में चोट वोट मारता है, मारना, तो वो एम के अंदर आएगा। अब बच गया एन। एन मतलब ना छोड़े। ना छोड़े का मतलब यहाँ या क्या है कि मतलब स्त्री का बार बार रेप करता है उसी स्त्री का, तो वो क्या आएगा, एन के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गए या ए से लेकर अन तक। और इसमें सजा है, अगर इनमें से कोई से पार्ट में आएगा तो मिनिमम 10 साल की सजा है जो ताउम्र तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित होगा। अब आ गया इसका 376 का तीसरा पार्ट जो कथुआ रेप केस के बाद जो ऐड कराया गया। ये आई हमने छोड़ दिया इसमें क्योंकि आई के अंदर यही बात थी। अब आई को हटा के ये 376 3 के अंदर डाल दिया। 3 में ये क्या कहता है कि जो 16 वर्ष से कम स्त्री के साथ कोई व्यक्ति अगर रेप करेगा तो मिनिमम सजा 20 साल है उसमें और ताउम्र तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये तो हुई अपनी सेक्शन 376। अब इसके पार्ट बच गए ए बी सी डी ई, वो भी हम देखते हैं। अब लेते हैं हम 376 ए को। 376 ए। 376 ए क्या कहती है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने पर दंड। मतलब इसमें क्या है कि व्यक्ति रेप करने से क्या है कि स्त्री की ऐसी हालत हो जाती है कि या तो वो किसी जैसे कि कोमा में चली गई या फिर उसकी अगर मृत्यु कारित कर देता है तो 376 ए लगेगी। इसके अंदर सजा का प्रावधान है, मृत्युदंड भी हो सकता है, ताउम्र मतलब उसका बचा हुआ जीवन का जो पूरा कारावास और मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये कहती है 376 ए। अब 376 ए बी एक और बना दी गई है। ये क्या कहती है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का अगर कोई रेप करेगा तो उसका दंड क्या है। इसके अंदर भी सेम ऊपर वाले सजा का प्रावधान है, मिनिमम 20 साल, ताउम्र और मृत्युदंड, प्लस इसके अंदर जुर्माने के अंदर परिवर्तन कर दिया गया। जुर्माने में परिवर्तन क्या है, जैसे मैंने लिखा है कि 326 ए के अनुसार 326 ए के अंदर क्या है, वो है एसिड अटैक से संबंधित। इसमें क्या है, जो जुर्माना है जो स्त्री की क्या है चिकित्सा हालात को देखते हुए, चिकित्सा खर्चा को देखते हुए और उसका पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया जाता है। और वो जुर्माना बाकी जो सब धाराओं में जुर्माना क्या है कि सरकार को जाता है, बल्कि इसमें क्या जुर्माना पीड़ित को देय होता है। अब है सेक्शन 376 बी। 376 बी है, इसे रेप से संबंधित नहीं है। इसमें जैसे मैंने मैथुन लिखा है, ये क्या कहती है कि पति द्वारा पत्नी से पृथक्करण के दौरान मैथुन। मतलब क्या है कि ये इसमें क्या है, मैथुन इसलिए कहा गया क्योंकि इसे रेप नहीं माना गया है। मतलब पति पत्नी जो है आपस में वो किसी वजह से पृथक रह रहे हैं, चाहे वो क्या न्यायालय के आदेश से रह रहे हैं या जो भी रीजन से वो अलग रह रहे हैं, और उस दौरान अगर पत्नी की सहमति के बिना अगर पति उसके साथ ऐसा करता है, मैथुन करता है, तो वो क्या है, इसमें मिनिमम सजा 2 साल है, 7 साल तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये मैथुन से संबंधित धारा है 376 और 376 बी और 376 सी। अब देखते हैं हम 376 सी को। सेक्शन 376 सी। सी क्या कहती है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन, ये भी क्या है, रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन इसे अपराध माना गया। कैसे कि मतलब कोई व्यक्ति जो अपने प्राधिकार की स्थिति में या फिर किसी विश्वासिक संबंध रखते हुए, पहला। दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है। तीसरा है किसी जेल का प्रबंधक है या फिर अधीक्षक है। चौथा अस्पताल का कोई प्रबंध तंत्र है। ये व्यक्ति अपनी जो अभिरक्षा में, जो इनके अभिरक्षा में कोई स्त्री है या उनके भार साधन में कोई स्त्री है,
उसके ऊपर क्या है, अपने जो पद का दुरुपयोग करके, अपने पद का दुरुपयोग करके उस स्त्री को अपने साथ मैथुन करने के लिए राजी करते हैं, विलुप्त करते हैं और वो मैथुन करते हैं, तो वो धारा 376C के अंतर्गत अपराध माना गया है। इसके अंदर मिनिमम सजा 5 साल तक का प्रावधान है, जो 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये है सेक्शन 376C। अब लेते हैं सेक्शन 376D। अब 376D में क्या है, सामूहिक बलात्कार के बारे में बताया गया। मतलब जो कोई व्यक्ति सामूहिक बलात्कार अगर करेगा तो इसके अंदर सजा का प्रावधान मिनिमम 20 साल की सजा है और ताउम्र तक हो सकती है। और जुर्माना, ये जो तीनों सेक्शन है सामूहिक बलात्कार की, इनके अंदर जो जुर्माना है वो सभी के अंदर जो जुर्माना सेक्शन 326A के अंदर लगता है, मतलब पीड़ित को देय होता है और उसके चिकित्सीय खर्च और उसके पुनर्वास का ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया जाता है, वो कंडीशन इन तीनों सेक्शनों के अंदर ही एप्लीकेबल होगी। 326 अनुसार इसमें जुर्माना लगेगा। तो ये 376 में ये सजा का प्रावधान। अब 376 की ये 2 और ऐड कर दी गई जी कथुआ रेप केस के बाद में। तो इसमें 376DA में क्या कह दिया कि अगर 16 वर्ष से कम स्त्री का कोई अगर गैंग रेप करेगा तो इसके लिए सजा बस एक ही प्रावधान है, 16 वर्ष से कम स्त्री के साथ गैंग रेप कर दिया तो वो जितने भी सदस्य उसमें शामिल थे। एक गैंग रेप के अंदर एक चीज ये भी नोट करने वाली है, उसके अंदर उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए वो जितने भी शामिल होते हैं वो सारे के सारे इसमें दंडित होते हैं, एक ही नहीं। तो इसमें ताउम्र सजा का प्रावधान है, मतलब बची हुई उनकी जो जिंदगी जेल में ही कटेगी। अब है 376DB में क्या बना दिया कि 12 वर्ष से कम स्त्री का अगर गैंग रेप कर दिया तो इसके अंदर मृत्युदंड का प्रावधान है, ताउम्र सजा, ये 2 ही होगी, इससे अलग कुछ नहीं है। और जुर्माना है वो जो इन तीनों सेक्शनों में 326 अनुसार अप्लाई होता ही होता है। तो ये हो गई अपनी 376D। अब इसकी बच गई 376E और सेक्शन 376E। सेक्शन 376E क्या कहती है कि दोबारा अपराध करने पर दंड। मतलब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो एक बार रेप के अंदर सजा काट चुका है, मतलब दोष सिद्ध हो चुका है, और वो व्यक्ति अगर दोबारा रेप करेगा तो उसके अंदर मृत्युदंड और ताउम्र सजा का ही प्रावधान किया गया है। अब है सेक्शन 376F। 376F कहती है कि कार्यस्थल के भार साधक व्यक्ति एवं अन्य व्यक्ति रेप से संबंधित अपराध होने की सूचना देंगे। मतलब इसमें एक ये कंडीशन ये लगाई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को, मतलब या तो कार्यस्थल का भार साधक व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति है जिसे इस प्रकार की सूचना है कि यहाँ पे रेप होने वाला है या हो रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें बचाने के लिए तो उसमें अब 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये रेप की धाराएं अपनी यहाँ तक थी। अब सेक्शन 377 क्या कहती है कि प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में बात करती है। तो प्रकृति विरुद्ध अपराध क्या है, मतलब जो कोई किसी व्यक्ति, स्त्री या फिर किसी भी जीव जंतु के साथ खाली अपने इंद्रिय सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ अगर संभोग करता है तो वो कहा जाएगा कि उसने प्रकृति विरुद्ध अपराध किया है। और इसके अंदर क्या है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर था सेक्शन 375 से लेकर 377 को मैंने काफी हद तक प्रयास किया है कि इसकी एक एक चीज आपको बताई जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रील में मैंने चीज़ ठीक बताई है तो अपने दोस्तों को इस बारे में बताइएगा, चैनल को बारे में कि ऐसा कुछ चैनल है जो लॉ से संबंधित है। और अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आगे के जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगे।